So I was talking about the Himalayan mountain tree, that is yew tree. तो इस yew tree का जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? कैंसर जैसे डिसीज के लिए किया जाता है, और इसीलिए इसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यू ट्री जनरली हमारे इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? वेस्टर्न हिमालय, दैट इज हिमाचल हिमालय, एंड ईस्टर्न हिमालय, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय। तो यहाँ पे ये ट्री आपको देखने को मिलती है। तो इसमें ये केमिकल होता है जिस केमिकल कंपाउंड का नेम है टैक्सोल। क्या है? टैक्सोल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एग्जाम में ये चैप्टर है तो। पीरियडिक में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके बार्क से, निडलेस से, ट्विंग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री। तो देखो इस ट्री के जितने भी पार्ट्स है आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके सभी पार्ट में टैक्सोल पाया जाता है, टैक्सोल कंपाउंड। और इस टैक्सोल को कैंसर के लिए ट्रीट किया जाता है। कैंसर कैंसर के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है, कैंसर के पेशेंट को ठीक किया जाता है। सो इस ये जो है एज एन कैंसर ड्रग, इसकी सेलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है पूरे दुनिया में। एंटी कैंसर ड्रग बोलते हैं इसको वर्ल्ड में। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इसके कारण बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उसके कारण ये जो स्पीसीज है बहुत ज्यादा डेंजर में है कि आने वाले कुछ समय के बाद में ये गायब हो जाए यहाँ से, ये हो सकता है। सो कहाँ पे पाई जाती है मैंने पहले ही बताया, हिमाचल में देखने को मिलती है आपको। तो यहाँ पे देखिए फिगर 2.3 देके रखा है आपको बुक्स में, और उसमें अलग अलग पिक्चर्स है जिससे आप समझ पाओगे कि ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग द bamboos sampling in a nursery at the Mukli। राइट। तो इस इन पिक्चर से आपको क्या समझ में आएगा, जैसे हमने बात की थी कि जो सिटीज या टाउन के जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्राइबल लोगों को क्या करते हैं, प्रोमो इस एनकरेज करते हैं कि वो जो फॉरेस्ट से मिलने वाला जो प्राइमरी प्रोड्यूस है उनको लाके उनको बेचे, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए रॉ मटेरियल के लिए। राइट। जहाँ पे वो मतलब उसको प्रॉपरली एसेस नहीं कर पाते तो उनके थ्रू उनको एसेस किया जाता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे पिक्चर में जो शो हो रहा है। ये जो ट्राइबल गर्ल्स है यूजिंग बाम्बू सैम्पलिंग इन अ नर्सरी एट द मुखाली नियर द साइलेंट वैली, कि जहाँ जहाँ पे ये सब चीजें मिलती है वहाँ के ट्राइबल लोग ये सब चीजें करते हैं। सेकेंड पिक्चर में आप देखोगे कि ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। राइट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो मिलता है उसको ये सेल कर रहे हैं। तो अभी मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब होता है तो इससे हमारे फॉरेस्ट का नुकसान होता है, लॉस होता है। ये बात आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे याद रखने की क्या है, जरूरत है। थर्ड पिक्चर में देख रहे हो आप लीफ लिटर कलेक्शन बाय द वुमेन। तो ये भी है, अगर लीफ का कलेक्शन होता रहेगा तो इस चक्कर में कभी कभी कैसे लिविंग प्लांट के भी लीफ को मतलब प्लग किया जाता है, जैसे फ्लावर्स को किया जाता है वैसे। और उसके कारण उनका जो लाइफ स्पैन होता है उसमें भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इन सभी पिक्चर से आपको शायद जो मैंने बताया वो समझने में आसानी हो, और इसको इस पैराग्राफ को ठीक से रीड कीजिए आप, और फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप। सेकेंड थिंग इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की, हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं द कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी है, तो इनका जो हैबिटेट है उनको हमने काफी हद तक डिस्ट्रॉय किया है। हंटिंग, हंटिंग से भी क्या हो रहा है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स है, इनको हंटिंग के कारण इनकी क्वांटिटी में रिडक्शन हुआ है। पोचिंग, पोचिंग इज आल्सो टाइप ऑफ हंटिंग, ये हंटिंग का ही एक टाइप है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उनके खेतों में जो मतलब वाइल्ड एनिमल होते हैं वो उनके जो क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं कभी कभी। तो उनको पकड़ने के लिए कभी कभी ट्रैप लगा देते हैं, तो उस ट्रैप में फंस के भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल की डेथ हो जाती है कभी कभी। या फिर जंगल वाले एरिया में कोई ट्रैप लगा देता है, वो हंटिंग पर्पज से लगाते हैं कभी कभी। तो या तो फिर इनकी ह्यूमन सेटलमेंट के कारण भी ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, उसके कारण भी ये वाइल्ड लाइफ की डिप्लीशन आपको देखने को मिलती है, मतलब इनकी हंटिंग
इनकी डेथ वगैरह हो जाती है। तो ये पोचिंग एक्चुअली हंटिंग का ही ये क्या है, टाइप है, इसको याद रखिए आप। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जो हम हमारी नीड को पूरा करने के लिए प्राइमरी प्रोड्यूस को फॉरेस्ट में से या वाइल्ड लाइफ से कंज्यूम करते हैं, तो वो तो एक नीड तक ठीक है, लेकिन उस नीड, जब हमारी नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद में जो हमारा यूजेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस चीज को हम ओवर यूटिलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन, ये बात याद रखना है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम लोगों ने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर दिया है, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट, ये याद रखना है आपको। सो दीज आर ऑल factors that affects flora and fauna. Poisoning and forest fires are also factors. तो पॉइजनिंग भी हो रहा है, तो पॉइजनिंग के सोर्सेज अलग अलग होते हैं, ये आपको पता ही है। फॉरेस्ट फायर जैसे काफी 2-4 महीने पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत बड़ी फायर लग गई थी, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट का तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन वहाँ पे जो मतलब वाइल्ड लाइफ थी उसका भी नुकसान हुआ, उनकी भी डेथ हुई। तो एक हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही मतलब धक्का देने वाली न्यूज़ है ये। तो ऐसी जो चीजें है वो दुनिया में होती रहती है, राइट। कैलिफोर्निया के जंगल में, कभी अमेजोन के जंगल में, तो कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, तो कभी हमारे जंगल में, जहाँ पे तो ये सब चीजें होने के कारण भी हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट का। सो which have led to the decline in the India's biodiversity. Other important causes of environmental destruction are unequal access. देखो unequal access को भी यहाँ पे एक एज एन नेगेटिव फैक्टर बोला गया है कि हमारे यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर एक स्टेट में इक्वल देखने को नहीं मिलता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी के आधार पे वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है। पॉपुलेशन को भी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ के फिजिकल फीचर्स न होने के कारण ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इन इक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरमेंट वेलबींग। तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, या हम बोलते ही है ना, भारत मेरा देश है बोलते हैं, लेकिन कैसे मेरा है, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम लोग हमारी बोलते हैं, मेरी नहीं बोलते। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं तब मेरी बोलना चाहिए और हमने करना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी न होने के कारण भी हम हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका एक ही आसान सॉल्यूशन हो सकता है कि सभी लोगों ने इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना चाहिए, बेयर करना चाहिए, और जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, कम नहीं बोलूंगा, जितना ज्यादा हो सके उतना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाना चाहिए, राइट। तो हमारी सिंपैथी हमेशा होनी चाहिए और हमारा वर्क भी होना चाहिए सिंपैथी के साथ साथ। तो ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो 2 वर्ल्ड वार हम झेल चुके हैं और उसके बाद में जो नए से दुनिया बनी है, राइट, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वार ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था हमारे प्रॉपर्टी का और हमारे लाइफ का। तो उसके बाद में जिस रेट से यहाँ पे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जिस जिस कंट्री में ग्रो हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इस पॉपुलेशन ने यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि उनकी एनवायरमेंट के प्रति एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उन्होंने काम करना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ डेटा डिस्कस करेंगे हम। However, and the average African consumes 40 times more resources than an average Somalian। देखिए, तो जहाँ पे एक सोमालियन जो पॉपुलेशन है, सोमालियन कम्युनिटी सोमालिया कंट्री में पाई जाती है, तो यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उससे 40 टाइम्स ग्रेटर जो रिसोर्सेस है उसको अमेरिका कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंज्यूम कर ले। तो इसको बोलते हैं अनइवनली, राइट, अनइवनली, मतलब यहाँ पे अनइक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन प्रॉपर नहीं। इंडिया की भी वैसी ही बात है। इंडिया के 5% पीपल 20% लोगों का खाना खा लेते, या 25% लोगों के हक के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर में कब्जा 5% लोगों का है इंडिया में। तो ये पूरे वर्ल्ड में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है
वो इक्वल देखने को नहीं मिलता है आपको, और उसी के कारण हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, और उसके कारण फ्लोरा और फौना का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। The farmer shares minimum responsibility for environmental well-being. The question is who is consuming what, from where and how much. तो इससे यही पता चलता है ना, कौन कंज्यूम कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, तो ये सब चीजें कंजम्पशन में आती है। क्या आपको पता है कि दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन? मतलब जो पहले नेचुरली फॉरेस्ट हुआ करते थे इंडिया के टोटल लैंड पे, तो उससे 50% फॉरेस्ट अब तक हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। हाफ परसेंट से 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स, और उसमें से 1/3 क्या है, वेटलैंड से ड्रेन आउट हो चुकी है। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो चुकी है, राइट। तो ये परसेंटेज और इसके साथ में क्या हो रहा है उस लैंड के साथ में, ये याद रखने वाली बात है। 40% ऑफ इट्स मैनग्रीव्स वाइप आउट। जितने 40% मैनग्रीव्स थे, राइट, तो मैनग्रीव्स की जो क्वांटिटी है 0.13 है, सम 0 पॉइंट सम में मिल जाएंगी आपको अगर 2019 की रिपोर्ट देखते हो आप। तो 40% में से ये सब कुछ वाइप आउट हो चुका है। एंड विद द कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर हेडेड टुवर्ड्स द एक्सटेंशन। और ये जो हम कमर्शियली क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक स्पीसीज को और प्लांट को, और इसकी हंटिंग वंटिंग जो चल रही है, पोचिंग चल रही है, तो उसके कारण भी बहुत सारी स्पीसीज क्या हो रही है, आने वाले समय में गायब हो जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी हम लोगों को। तो ये सब अभी हमारे इंडिया का स्टैंड, मतलब इंडिया की सिचुएशन है। सो आगे देखेंगे हम, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट द बायोलॉजिकल इशू। ये कोई एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, आपको पता ही है कि हम ह्यूमन बीइंग देखो, सॉइल के ऊपर में, वाटर के ऊपर में, लैंड के ऊपर में, एयर के ऊपर में टोटली 101% डिपेंड है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो हमारा सर्वाइवल होना यहाँ पे मतलब ऑन द और सरफेस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये एनवायरमेंट का इशू है, बायोलॉजिकल इशू है, नहीं, ये हमारा इशू है डायरेक्ट डायरेक्ट। और बाकी भी मतलब नेचुरल वेजिटेशन लाइफ, वाइल्ड लाइफ का इशू तो है ही, इकोसिस्टम का इशू है ही। तो इसके साथ में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़े हुए। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो, बायोलॉजिकल जो लॉस हो रहा है यहाँ पे डाइवर्सिटी का, तो उससे हमारा कल्चरल भी लॉस लॉस हो रहा है। क्योंकि देखो इंडिया में पहले जिस तरह से ट्रेडिशंस और कल्चर को, मैं अच्छे अच्छे कल्चर की बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, जो मतलब कुछ बुरी प्रथाएं थी उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, उनको प्रमोट नहीं करना है मुझे। तो देखो वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर में इस तरह हावी हो चुका है कि हम बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। हमारे इंडिया का अभी कुछ भी मतलब शेष बचा नहीं हुआ है। तो अच्छा है कि हमारी इंडिया में जिस टाइप की डेमोक्रेसी है, जिस टाइप से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे कुछ प्रयास हो रही है कि हमारे ट्रेडिशन कल्चर्स को कहीं ना कहीं पे उन्होंने स्कोप दिया है कि उनको जिंदा रखा जाए। लेकिन हम तो कोशिश यही यही कर रहे हैं कि जो भी फॉरेन का है, जो हमारा कल्चर का नहीं, उसको अडॉप्ट करने की हम डे बाय डे कोशिश। तो कहीं ना कहीं पे ये भी सोचने वाली बात है, राइट। तो इससे मतलब देखो अभी दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि कहाँ पे हम हमारा नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो इसके जो कॉजेस है, इसके सारे के सारे कॉजेस फॉरे अबाउट कॉजेस है, राइट। फॉरेन कंट्री से आए हुए सभी कॉजेस है, क्योंकि उसको हमने अडॉप्ट किया है। तो उसके चलते उस हमारा नेचुरल डिग्रेडेशन भी हो रहा है और कल्चरल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। आज हमारा कल्चर बाकी नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे लॉसेस में। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on the various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. Within the poor women are affected more than men। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो मतलब जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हमने बात की थी विच सॉन्ग्स विच फ्लोक, तो हमने शायद लैप्चा फ्लोक के बारे में बात की। तो लैप्चा कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है, दार्जिलिंग वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ वाले साइड में। और वहाँ पे जो कांचन जंगा जो माउंटेन पीक है, उसको ही वो भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। और वो ये प्रेयर करते हर साल हर दिन की
ये यहाँ पे जो कांचनजंगा पीक है या माउंटेन है, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है उस ये ऐसा ही रहे हमेशा नेचुरल स्टेज में, ताकि वो हमको जो प्राइमरी प्रोड्यूस है वहाँ से ऐसे ही मिलते रहे, जो हमारी कैटल्स है वो वहाँ पे ऐसे ही ग्रेज करती रहे, और हमको जो मतलब लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऐसी ही मिलती रहे। तो ऐसे लोगों की हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर में आज के डेट में असॉल्ट हो रहा है। देखो आज के हिंदू कल्चर में अगर देखा जाए तो मैं देखो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। एज़ एन एक टीचर की तौर पे मैं ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है उसको एक्सप्लेन करना भी, समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे दिया हुआ है कि वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, यहाँ तक तो क्लियर है आपको कि ये सब चीज़ें के ऊपर में भी असॉल्ट हो रहा है। देखो पहले जो प्राइमरी प्रोड्यूस में आता है ये सब चीज़ें वहाँ के लोग उसके ऊपर में डिपेंड है। लेकिन आज हमने क्या किया, वहाँ पे जो पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री को लगा दिया। इंडस्ट्री को लगाने के कारण उस एरिया को पूरी तरह से बैन कर दिया। उन लोगों को वहाँ से माइग्रेट करवा दिया, उनको मतलब फोर्सफुली जो भी हो सके जिस वजह से हमने वहाँ से भगा दिया उन लोगों को। तो उनका हैबिटेट चला गया उन लोगों का। वो लोग जहाँ तक फूड, मेडिसिन और बाकी चीज़ों के लिए वहाँ पे डिपेंड रहते थे, वो चीज़ें आज उनको मिलना कठिन हो गया, राइट? उनके लिए वहाँ की मतलब जो भी पॉसिबिलिटी वो खत्म कर दिया आपने। तो इसीलिए उन लोगों ने शायद हथियार भी उठा लिए, जिसको हम नक्सलिज्म भी बोलते हैं, राइट? कुछ लोगों ने नहीं उठाया, डर के वो भाग गए, राइट? तो इसके अलावा कल्चर की जहाँ तक बात करें तो हमारे जितने भी देवी-देवताओं के मंदिर-वंदिर पाए जाते हैं, वो सब जंगल में ही दिखते हैं आपको। तो क्या होगा, और रिसेंट कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो कि आपके गाँव में, सिटी में कोई ना कोई हर मोहल्ले में मंदिर होता है, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ आपकी चलती है। तो ये जितने भी मंदिर वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पे हमारी होली, हमारी आस्था का विषय है, तो ये सब हमने कब्जा किया हुआ है। ये सब ट्राइबल लोगों के टेम्पल्स है, ट्राइबल लोगों के प्लेसेस है, जहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी चलती थी, उनका कल्चर चलता था। और वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बना दिए, वहाँ पे भी वीआईपी मीटिंग या वहाँ पे भी उन लोगों को कोई पास नहीं करता। तो ये हमारे तो है ही नहीं। अगर अगर ज्योग्राफी आपको ठीक से समझे तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना जरूरी है। फिजिकल फीचर, आप एक बताइए, 5000 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे यात्रा क्यों करोगे? आज की डेट में कोई भी चाहता है कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले और आपका घर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे 24 आवर्स ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हो, मेडिसिनल क्लिनिक की फैसिलिटी हो, वहाँ पे मार्केट हो, वेजिटेबल आसानी से मिल जाए। तो ऐसे जगह पे ह्यूमन बींग्स क्या करता है, सर्वाइवल पसंद करता है। लेकिन भगवान को पूजने के लिए 2000-3000 किलोमीटर की यात्रा करना क्यों चाहेगा? क्योंकि ये जो प्लेसेस है वो हमारे नहीं, ये ट्राइबल लोगों की प्लेसेस है। तो हम लोगों ने कैसे इसको भी कैप्चर कर लिया, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों ने उनके जो फूड के सोर्सेस है, मेडिसिन के सोर्सेस है, या बाकी जो उनके सर्वाइवल के सोर्सेस है, उनको तो छीना ही है इंडस्ट्री वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके उस एरिया में। और साथ साथ उनके जो कल्चर, उनकी जहाँ पे आस्था जुड़ी है, उन मंदिरों को भी हम लोगों ने छीन लिया और हमारे अंडर में ले लिया। बड़ी बड़ी ट्रस्ट को हमने डेवलप, जितने भी ट्रस्ट देख लो, आप पहाड़ में मिल जाएंगी या हिल वाले एरिया में मिल जाएंगी, और ये जो प्लेसेस होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए प्रॉपर नहीं होती है। तो ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पे। तो ये सब एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए। ये बात भी यहाँ पे याद रखिए आप। सो इन मेनी सोसाइटीज वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट, फूडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारी कम्युनिटीज में ये देखा जाता है आज की भी डेट में, जो जंगल वाले साइड में हो, हिल वाले साइड में हो या माउंटेन रेंज वाले साइड में हो, तो इसमें से प्रॉपरली वुमेन्स जो होती है, मेन्स तो दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन वुमेन्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फ्यूल, फूडर और वाटर जैसे चीजों के लिए छोटे वो जगह जगह पे भटकते रहते हैं, और उसको कलेक्ट करने में ही उनका बहुत ज्यादा समय निकल जाता है। और उसके लिए जो फैमिली में जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली उनसे उनका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है। और प्रॉपरली केयरिंग न होने के कारण भी फिर उनको माल न्यूट्रिफिकेशन जैसे सिचुएशन से क्या होना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नोट करना होगा आपको। एज these resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 किलोमीटर to collect these resources। लेकिन आज की जो भागदौड़ वाली लाइफ है, जहाँ पे हमने अलग अलग जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को असेंबल करने के कारण
इन सभी रिसोर्सेस में काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ है, और इन रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए उनको पहले पास में ही उनके सराउंडिंग में जो चीजें मिल जाती थी, अभी उनको डेंस फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, दूर दूर तक भटकना पड़ता है, और उसके चलते कभी कभी उनकी एक्सीडेंटल हंटिंग भी हो जाती है बाय एनिमल्स, राइट। बहुत बार सुना होगा आपको कि न्यूज़पेपर में आ जाता है कि कोई एक महिला है जो फॉरेस्ट में कुछ फ्लावर्स को कलेक्ट कर रही थी, उसके ऊपर में शेर ने हमला कर दिया। तो ये सब घटनाएँ क्यों होती है? जो चीज़ें उनको पहले गाँव के पास में ही, उनके सेटलमेंट के पास में ही मिलती थी, उसके लिए अभी डीप फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। और ये सब उससे क्या उनको डेंजर को भी सामना करना पड़ता है। सो दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन, और देखो हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको बाद में फेस करने होते हैं, ऑफ the increased hours of work, which often has the serious social implications. The indirect impact of the degradation, such as the severe drought or the deforestation, induce the flood, etc., also hits the poor the hardest. देखो तो ये फ्लड वाली जो सिचुएशंस है, या जो क्लाइमेटिक एडवर्स कंडीशंस होती है, इन लोग इन सिचुएशन को भी, इन पुअर फैमिली को, पुअर सोसाइटी को क्या करना होता है, ट्राइबल्स को फेस करना होता है, और बहुत ज़्यादा इनको मतलब लॉस उठाना होता है। तो वो उनकी तो कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं रहती है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी रहती है या लाइफ रहती है, तो उनको उनको क्या करना होता है, हाथ धोना पड़ता है। Poverty in these cases is a direct outcome of environmental disruptions, और पहले से ही वो पुअर होते हैं, और उसके बाद में फिर अंडर पॉवर्टी को फेस करना होता है, तो इसके लिए वो एनवायरमेंटल कंडीशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। सो मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह चला के इन लोगों को रिजर्वेशन वगैरह देके मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए, यही एक सॉल्यूशन हो सकता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर देयरफॉर आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, और इसीलिए जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की क्वालिटी के ऊपर में ध्यान देने की आज के डेट में जरूरत है। इट इज इम्पेरेटिव टू अडॉप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे इसके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो अभी तक हमने इसके डिस्ट्रक्शन के, इसमें होने वाली डिप्लीशन, इनके क्वांटिटी में होने वाला रिडक्शन, और इसके लिए जो मतलब कॉजेस है, निगेटिव फैक्टर्स है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसके कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। So conservation in the background of rapid decline in the wildlife population and forestry has become essential. आज की डेट में ये conservation इसके लिए बहुत ही important हो चुका है। But why do we need to conserve our forest and wildlife? फिर भी ये मन में क्वेश्चन अगर आता ही है आपके कि हमें क्यों जरूरत है आज के डेट में कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। तो कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो ये सबसे बड़ा एक मेन क्या है पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, कि हम पूरी तरह से वाटर, सॉइल, लैंड के ऊपर में डिपेंड है, और हम ही नहीं तो बाकी ऑर्गेनिज्म और एनिमल जो वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल वेजिटेशन है, ये सारी चीजें सॉइल, लैंड और वाटर के ऊपर में डिपेंड है। इसीलिए इन सभी चीजों को डिग्रेड होने से बचाना है। बचाना है मतलब कंजर्वेशन करना है, right? So it also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. देखो हमने बात की थी, IUCN ने जो डेटा दिया था अलग अलग स्पीसीज की कैटेगरी में उसको प्लेस किया गया था, वहाँ पे देखा था हमने बहुत सारी स्पीसीज क्या हो रही है अभी थ्रेटन कैटेगरी में है, तो कोई मतलब एक्सटिंग हो गई है, तो कोई मतलब रेयर है, तो कोई क्या है नॉर्मल है। तो प्रॉपरली अगर ब्रीडिंग होनी चाहिए, राइट, और प्रॉपरली ये जो हमारी फ्लोरा एंड फौना की जो डाइवर्सिटी है ऐसे ही अगर मेंटेन करना है आपको, तो फिर कंजर्वेशन नेसेसरी हो जाता है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसका लॉस बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया होगा, तभी ये सब चीजें हम बोल रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको एट द बिगिनिंग ध्यान में रखना और लिखना है एज एन आंसर। इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन्होंने एक डिमांड की थी कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाने की लोगों ने डिमांड की थी सरकार को। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, और इस डिमांड का जो रिजल्ट आउटकम था, तो भारत सरकार ने 1972 में क्या किया था, एक लॉ पास किया था। तो इस लॉ को भी याद रखना है। जिस लॉ के ऊपर में फोकस किया गया था
कि हमारे इंडिया में जो डाइवर्स नेचर में वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जाए। सो विद द वेरियस प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, इनके हैबिटेट को बचाने की बात की गई थी इस लॉ में। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश। ऑल इंडिया में पूरी तरह से एक लिस्ट को पब्लिश किया गया था और उस लिस्ट में उन सभी एनिमल्स के नेम को इंट्रोड्यूस करवाया था। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम ये लिस्ट पब्लिश कर रहे हैं, इस लिस्ट में जो भी एनिमल्स है उसकी हंटिंग नहीं कर सकते, आप कोचिंग नहीं कर सकते, उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पाए गए तो हेवी पनिशमेंट का भी प्रोविजन इस लॉ में किया गया था। तो ये 1972 में हुआ था। द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। The thrust of the program was towards the protecting the remaining population of certain endangered species by the banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife subsequently. Central and many state government established national park and wildlife sanctuary, about which you have already studied, right? जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि इस लॉ में क्या क्या प्रोविजन थे, तो इसके और इसको अलग अलग स्टेट में इसको बहुत अच्छी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एनफोर्स भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया। और तब से हमारी इंडिया में नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, ये सब चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो आम इंसान होते हैं, हम नॉर्मल पीपल, जो कॉमन पब्लिक होती है, उनका एक हद तक क्या होता है, उनकी जो एंट्री होती है उसको बैरिकेड किया जाता है। आप नेशनल पार्क में मतलब एक लेवल, एक लिमिट तक ही वहाँ पे क्या कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, पिकनिक के लिए जा सकते हो, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो होता है उसको बैन करके रखा होता है। तो क्यों बैन करके रखा गया है? ताकि आप वहाँ पे कुछ मतलब जो नेचुरल आपकी वजह से डिग्रेडेशन ना हो, या जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसका उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका डिसएडवांटेजेस उठाते हैं और उनकी हंटिंग, कोचिंग वगैरह चीजें करते रहते हैं। आपको पता है हमारे जो सलमान खान है उनके ऊपर में केस चल रहा है, राइट? तो देखो इतने बड़े बड़े स्टार लोग की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो आम लोग होते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो लॉ को भी लोग डरते नहीं है। तो हमने लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बेसिकली ये समझना चाहिए। हाँ भाई, वैसे वो है, उनको उनकी पोचिंग हंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये लॉ ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, राइट? सो और बात करते हैं इसमें और क्या चीजें दी हुई है। तो वाइल्ड लाइफ की बात की हमने, नेशनल पार्क की बात की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द स्पेसिफिक एनिमल। तो जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स थे, जो बहुत ही रेयर थे या एक्सटिंक्ट होने वाले थे, एंडेंजर्ड कैटेगरी में थे, उनको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट चलाए इस लॉ के थ्रू। सो विच वेयर ग्रेवली थ्रेटन, इंक्लूडिंग द टाइगर, सेव टाइगर चलाया गवर्नमेंट ने, याद रखिए। द वन हॉर्न रिनोसरस, उसको बचाने के लिए, जो आसाम वाले एरिया में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में। द कश्मीर स्टैग, जिसको हम अंगुल भी बोलते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की अलग अलग कैटेगरी है, फ्रेश वाटर में रहने वाले, साल्ट वाटर में, कीचड़ में रहने, जैसे यहाँ पे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। ये घड़ियाल भी क्या होता है, क्रोकोडाइल का ही टाइप होता है। इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए। एसिटिक लॉयन, हमारे एशिया में जो लॉयन पाए जाते हैं, देखो इंडिया एक मात्र ऐसी कंट्री जहाँ पे लॉयन और टाइगर साथ साथ में पाए जाते हैं। लॉयन कहाँ पे, गिर वाले फॉरेस्ट में। तो टाइगर पूरे इंडिया में अलग अलग फॉरेस्ट में देखे जाते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में, राइट? तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, जिसको चिंकारा बोलते हैं, ब्लैक बक को, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन बोलती है इसको, एंड द स्नो लियोपार्ड एटसेट्रा। ये जो भी एनिमल की लिस्ट दी है, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने इस लॉ के थ्रू क्या चलाए, प्रोजेक्ट चलाए, और इनकी पोचिंग और हंटिंग को बैन कर दिया और पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया। तो उससे क्या देखने को मिलता है, ये जो अभी एनिमल्स है वो एक्सट्रीम कैटेगरी के बाहर है, एंडेंजर्ड तो है लेकिन एक्सट्रीम कैटेगरी के बाहर है, इनको देखा जाता है। तो you have been given full or partial legal protection against the hunting and trade throughout the India। तो इंडिया में इन सभी चीजों से इनको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। so that's why this law is very very important for us। so प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे। टाइगर is one of the key wildlife species in the faunal wave। in 1973 the authorities realized that tiger population had downed to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। देखो जैसे न्यू सेंचुरी स्टार्ट हुई तो बिफोर प्रीवियस सेंचुरी इनकी जो नंबर थी पूरी इंडिया में 55,000 टाइगर हुआ करते थे बोलते।
तो अभी कितने बाकी है, 1827। तो इससे पता चलता है कि टाइगर की कितनी रैपिडली यहाँ पे हंटिंग और पोचिंग हुई होगी, ये बात आप समझ सकते हो। और इसीलिए द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, सच एज द पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, depletion of prey-based species, growing human population, etc. The trade of tiger skins and the use of their bones in the traditional medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. देखो ये जो टाइगर वाइगर है, टाइगर जैसे जो एनिमल, इनका तो कुछ मेडिसिनल यूज भी है, इनके लेदर का भी ट्रेड होता है, जिसको हम पोचिंग वोचिंग बोलते हैं, पोचिंग ही बोलते हैं, वोचिंग नहीं बोलते, सॉरी। तो पोचिंग में आता है, ट्रेड पर्पज से जब इसकी हंटिंग की जाती है तो दैट इज द पोचिंग। एंड इनका मेडिसिनल यूज है। तो एशियन कंट्रीज में इनकी जो नंबर्स है अभी, वो एक्सट्रीम कैटेगरी में चला गया ये एनिमल। तो दैट्स वाई ये लॉ को पास करना पड़ा, और रूल्स की प्रोविजन करनी पड़ी, पनिशमेंट की प्रोविजन करनी पड़ी, ताकि इनकी नंबर को बचाया जा सके। सिंस इंडिया एंड द नेपाल प्रोवाइड द हैबिटेट टू द about two-thirds of the surviving tiger population. This is one of the very important point कि नेपाल और इंडिया पूरे एशिया में ऐसे दो कंट्री है जहाँ पे 2/3 टाइगर की नंबर पाई जाती है। इसको नोट करके रखिए आप। These two nations became prime target for the poaching and the illegal trading। और यहाँ पे इलीगल जो ट्रेडिंग है और पोचिंग भी होती है, राइट। तो दोनों है यहाँ पे कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं हम लोग, और यहीं पे 2/3 पोचिंग और ट्रेडिंग यहीं पे आपको देखने को मिलती है। Project Tiger, one of the well-publicized wildlife campaign in the world, was launched in the 1973. Initially, it shows the success as the tiger population went up to 4,002 in the 1985। देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। 1985 में 4,002 टाइगर की नंबर को नोट किया गया था, एंड इन आफ्टर 4,334 इन 1987, 89। But in the 1993, the population of the tiger had dropped to 3,600। फिर से इसकी पोचिंग हुई होंगी, फिर से इसका ट्रेडिंग हुआ होगा, ट्रेडिंग के लिए इसकी हंटिंग हुई होगी, तो इसके कारण फिर से इसके नंबर में आपको डिप्लीशन देखने को मिलती है। There were 39 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। आज की डेट में हमारे इंडिया में 39 टाइगर रिजर्व्स है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर। इतना इतना बड़ी मतलब फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट कवर में इसका हैबिटेट है। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन viewed not only as an effort to save an endangered species but with the equal importance as a means of preserving biotype of sizable magnitude। Corbett National Park in the Uttarakhand, Sundarban National Park in the West Bengal, Bandhavgarh National Park in the Madhya Pradesh, Sarika Wildlife Sanctuary in the Rajasthan, Manas Tiger Reserves in the Assam, and Periyar Tiger Reserve in the Kerala are some of the tiger reserves of India। So ये data भी काफी important है, question will be asked in the examination, इसको ध्यान में रखिए, right? ये जनरल स्टडी का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से कीजिए आप। The conservation projects are now focusing on the biodiversity rather than on few of its components। तो ऐसा नहीं है, आज जो प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चल रहे हैं, सेव टाइगर जैसे या टाइगर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो इसमें टाइगर को ही बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उसके साथ साथ में उस फॉरेस्ट में या उस एरिया में जितनी भी वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की है, तो उसको भी कंजर्व करने की आज की डेट में कोशिश चल रही है, और उसी उद्देश्य से, उसी ऑब्जेक्टिव से ये सब प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में आज की डेट में चल रही है, ताकि हम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का क्या कर सके, कंजर्वेशन कर सके। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर द डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। और आज की डेट में इसीलिए आपको छोटे छोटे लेवल पे हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। मतलब इसमें सोशल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे जब तक एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब तक ऐसे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में क्या नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि जो हमने टाइगर की क्वांटिटी में जो रिडक्शन देखा है, वो एक चिंता का विषय है। और ये इसमें अगर आप ग्रोथ चाहते हो, राइट चाहते हो इनके नंबर में, तो यहाँ पे तीनों गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो इसी के चलते यहाँ पे एक और लॉ पास किया गया था। इवन इंसेक्ट आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन द कंजर्वेशन प्लानिंग। जैसे छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी इसके कंजर्वेशन प्लानिंग में लाना चाहिए। इन द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, several hundred butterflies, moth